कश्मीर फाइल्स फिल्म पर चल रहे विवाद के बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का बयान आया, बवाल मचा। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कश्मीर में 1990 में जो भी हुआ वो षड्यंत्र था और कश्मीरी पंडितों को साजिश के तहत भगाया गया। सवाल यह है षड्यंत्र को अंजाम किसने दिया, इसकी जांच के लिए कमीशन बिठाया जाए। यह भी बात फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं और कमीशन से ही पता चलेगा कि कौन कौन इसमें शामिल था। नमस्ते, मैं राशिद। अपने ऊपर लग रहे आरोपों को फारूक अब्दुल्ला ने गलत करार दिया। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं उस वक्त यानी 90 के दौर में 80 के दशक के अंत में वहां पर मुखिया थे जगमोहन, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, अब रहे नहीं, लेकिन कश्मीरी पंडितों को जगमोहन ने निकलवाया, उनके घर पर गाड़ियां भेजी, पुलिस वालों को इन लोगों को गाड़ियों में बिठाने को कहा गया और फारूक अब्दुल्ला बोले करीब 800 खानदान कश्मीरी पंडितों का अभी भी तो कश्मीर में है, तो फिर प्रोपेगेंडा क्यों? किसी ने भी 800 खानदान को आज तक हाथ नहीं लगाया, तो फिर एजेंडा क्यों? इस तरह की बातें फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि आप जाकर के एएस दुल्लत से पूछिए ना, रॉ चीफ थे, आरिफ मोहम्मद खान से पूछिए, मोहसिन रजा से पूछिए, उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी से पूछा जाए कि कश्मीरी पंडितों के जाने के लिए जिम्मेदार कौन है। अगर ये लोग कहेंगे कि फारूक अब्दुल्ला जिम्मेदार है तो मुझे जहां आप कहेंगे वहां फांसी पर लटका दीजिए ना, लेकिन पहले कमीशन बनाइए जो देखेगा कौन सही है और कौन गलत। लेकिन सवाल है फारूक अब्दुल्ला को इतने साल के बाद में रोना क्यों आया? फारूक अब्दुल्ला अगर 1986 से लेकर के 1989 तक मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के रहे तो क्या इतनी आसानी से अपना पल्ला झाड़ लेंगे? फारूक अब्दुल्ला को लेकर के पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर एसपी वैद्य जो आरोप लगाते रहे हैं, क्या इन आरोपों से फारूक अब्दुल्ला बच पाएंगे? ये कई अहम सवाल हैं, बुनियादी सवाल हैं। इन्हीं सवालों के साथ में एक बड़ी डिबेट, एक आक्रामक डिबेट मैं शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप फारूक अब्दुल्ला को सुने। The commission, and that will tell them who is responsible. Sir, but there are documents that show, sir, that you were at that point of time. You were. See, this is the document. Well, sir. that's what I think. Appoint the commission and put it before them. लेकिन सर कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी बनती है। कह रही है कि आपके रहते हुए आपकी जिम्मेदारी भी तो बनती है सर, अगर कश्मीरी पंडितों को विस्थापन होता है तो। Sir, once. I have told you. If you want to know the truth, you should appoint a commission. I think you should have done more because see this document that. I told you, madam. Don't push me. आरोप लगते रहते। वो कह रहे कि आपके मालवीय ने आरोप लगते रहे। वो कह रहे कि आपके सीएम रहते ही शुरू हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते रहे। तो आपको लगता है कमीशन अगर अपॉइंट होता है तो सच्चाई सामने आ पाएगी? उसमें बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी? अपॉइंट कीजिए कमीशन। आप इसके आज जब फारूक अब्दुल्ला को यह पता है कि भारत उनसे यह सवाल कर रहा है कि 1 नवंबर 1989 से 18 जनवरी 1990 तक आप सीएम रहे, तो कश्मीर में अगर कश्मीरी पंडितों को लेकर के हालात खराब हो रहे थे तो आपकी जिम्मेदारी क्यों न तय की जाए? और अगर फारूक जी आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप देश छोड़कर के लंदन भाग गए थे, कश्मीर छोड़कर के चले गए थे एक ऐसे वक्त में जब वाकई घाटी को आपकी जरूरत थी, तो फिर इसे लेकर के आप क्या जवाब देंगे? और जितने भी जलसे आपने किए स्वर्गीय राजीव गांधी के साथ में उस 80 के दशक में, कहा यह जाता है कि जलसे के बाद में माहौल खराब होता रहा, इसे लेकर के आप क्या जवाब देंगे? हालांकि पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं हमने बहुत कुछ झेला है, हमें बांटने की कोशिश है, हम बटेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। पंडित कश्मीरी पंडित मारे गए हैं, ये सब हमने देखा है, जेला है। मेरे अपने डैडी के मामा जी उनको मार दिया, मेरे डैडी के चचेरे भाई उनको मार दिया, ये सब हमने देखा। मैंने देखा है जब साला सुरनकोट में 19 लोग एक ही घर के, जब सरेंडर्ड मिलिटेंट और कुछ आर्मी के लोगों ने उनको मार दिया। गलतियां तो सबसे होती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे आर्मी वाले खराब हैं अगर 2 ने गलती की। और जब उनको मारा उसमें एक मेरी बहन, उसके पेट में गोली लगी थी। अरे हमने बहुत बुरे वक्त देखे हैं, मगर हम चाहते हैं ये खून खराबा बंद हो, हमेशा के लिए बंद हो, हम चैन से रहे, आराम से रहे। मगर ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं पाकिस्तान के साथ हमारा झगड़ा रहे, हिंदू मुस्लिम करते रहे, जिन्ना जिन्ना करते रहे। अब तो जिन्ना को छोड़ के अब तो बाबर को याद करते हैं, अब तो औरंगजेब को याद करते हैं। अरे औरंगजेब आज से 500 साल पहले था। मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि एक कांग्रेस जमात ने 50 साल बड़े गलत काम भी किए होंगे, मैं नहीं कहती सब ठीक किया, मगर उन्होंने इस मुल्क को संभाल के रखा।
हिंदू भाई को संभाल के रखा, मुसलमान को संभाल के रखा, मुल्क को तोड़ने नहीं दिया। ये लोग मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। आज ये कहते हैं तिरंगा छोड़ दो, भगवा लगाओ यहाँ पर। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने मुल्क को तोड़ दिया और ये लोग कहते हैं कि तिरंगा हटा दो, भगवा लहरा दो। क्या ऐसे बयानों के जरिए महबूबा जी हम ये पूछना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के हालात और खराब नहीं हो सकते? अपने बयान को आप बंद करें और सियासत आप बंद करें। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने जब अपना दामन पाक साफ बताया कश्मीरी पंडितों के पलायन और हत्या पर, तो फिर ऐसे में बीजेपी की त्योरियां चढ़ी तो देवेंद्र फडणवीस सामने आए, रवि किशन सामने आए, और जब कांग्रेस पर भी आरोप लगे कि कई जलसे किए गए थे तो मल्लिकार्जुन खड़गे और विवेक तनखा भी सामने आए। और फिर बीच में प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना की नेता अश्विनी चौबे, केंद्रीय मंत्री, इन सभी के बयान आए हैं। सुनिए। हमारे इतिहास के पन्ने को डिलीट करने का काम इन लोगों ने किया है और कश्मीर का सच इस सिनेमा के माध्यम से सामने आया है। मैं ये नहीं मानता कि किसी जाति धर्म के खिलाफ ये फिल्म है। गलत है। देखिए, पहले कहते हैं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो लोग दुहाई देते थे वही लोग आज इसको रोक रहे हैं। तो ये इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? क्या क्या किए हुआ आप लोग के दौरान में, क्या क्या हुआ है? अगर आज वो देश के समक्ष आ रहा है तो उसको आने देना। अभी तो बहुत सारी सच्चाइयाँ आएंगी। अभी अनगिनत जो हुए 70 साल में चीजें, उसको सबको बाहर देखें। आने वाली पीढ़ी को जानना बहुत जरूरी है। और जो देश को डिवाइड कर रहे हैं उनको पहले तो बढ़ावा दे। अब उनको ध्यान में आया है, जब वो खुद उनके वोट कट रहे हैं तो उनको अब एकता की चिंता लगी है। कश्मीर में पंडित भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, डोगरा भी हैं और सब पीड़ा में हैं। जब कश्मीरी पंडितों को ही सिक्योरिटी नहीं है वापस जाने की, आप बता दीजिए। मैंने उस दिन भी बोला था, जिस दिन आज से 2 साल पहले जब वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, कि क्या इससे कश्मीरी पंडित वापस चले जाएंगे? कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हुआ था और जिस तरीके से इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और टेररिज्म के अंतर्गत उनकी हत्याएं हुई थी, उस पे 32 साल हो गए हैं। 2014 में जब केंद्र सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने कहा था कि उनका बकायदा सम्मान पूर्वक उनको वापस लाया जाएगा। मैंने जब ये मुद्दा उठाया था तो होम मिनिस्ट्री का जवाब आया है, एक तो उनको माइग्रेंट्स बताते हैं, जिनकी जमीन है, जिनको उनकी जमीनों से धकेल के बाहर निकाला गया, अब उनको माइग्रेंट्स का दर्जा दे दिया गया है। इस समय उन्होंने इस प्रकार की नीति अपनाई, उनको ये नहीं लगा था कि धारा 370 से देश जुड़ेगा या देश बटेगा। ये बात उनको समझ में नहीं आई थी कि आतंकवाद इससे बढ़ेगा। फारूक अब्दुल्ला की ये जो फेस सेविंग एक्सरसाइज है, क्या वाकई में उन्हें बचा पाएगी या फिर नहीं? अभिजीत जसरोटिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस, सुरेंद्र सिंह बंटी, नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस, अमित रैना, कश्मीरी पंडित, और वकार भट्टी, कश्मीरी एक्टिविस्ट मेरे साथ में जुड़े हैं। अ वेरी वार्म वेलकम, थैंक यू सो मच। आपने मेरी डिबेट के लिए वक्त निकाला है। मैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सुरेंद्र सिंह बंटी से पहला सवाल करना चाहूंगा। सुरेंद्र सिंह बंटी जी, फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के लिए मेरा दिल रोता है, उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है वो मैं कभी भूल नहीं सकता। लेकिन एक सवाल है, 1 नवंबर 1989 से लेकर कश्मीरी पंडितों का जो सामूहिक पलायन शुरू हुआ 18 जनवरी 1990 तक, भाई तब तक तो फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। तो क्या जवाबदेही से बच जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी से बच जाएंगे क्या फारूक अब्दुल्ला? देखिए, ये एक बड़ी दुखदाई बात है कि इस तरह से 30 साल के बाद जब ये फिल्म बना करके इस फिल्म को, मैं फिल्म की बात ही नहीं कर रहा, लेट्स फॉरगेट द फिल्म सर। मैं अपनी डिबेट की, मेरी बिल्कुल लाइन होती है, एकदम सीधी क्लियर लाइन होती है, छोड़ दीजिए फिल्म। मैं फिल्म पर डिबेट करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं 1 नवंबर 1989 से लेकर के 18 जनवरी 1990 तक, 79 दिन तक जब कश्मीरियों का पलायन चल रहा था, तब तक तो फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे ना। 1986 से लेकर 18 जनवरी 1990 तक भाई फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे ना, बचा लेते। आज रो रहे हैं, आज दिल बहुत तड़प रहा है, बचाए क्यों नहीं? इतने सालों के बाद दिल तड़प रहा है। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। आपने ये जो दिन मुझे गिनाए, जो तकरीबन 1 साल भी नहीं बनता, उस वक्त के हालात अगर आप देखें तो जिस तरीके से एकदम मिलिटेंसी राइज हो गई, जगह जगह बम धमाके होने लगे। जम्मू कश्मीर उस वक्त, जम्मू कश्मीर की इंटेलिजेंस एजेंसीज, जम्मू कश्मीर का पुलिस का सेटअप इस चीज के लिए तैयार नहीं था।
क्योंकि इस तरीके की चीज जम्मू कश्मीर के अंदर पहले कभी नहीं देखी गई थी। एकदम से मिलिटेंसी बड़ी, धमाके होने लगे और अफरा तफरी का माहौल, और उसके बाद अचानक से जम्मू कश्मीर की सरकार को गिरा दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने ये दिन तो पूछ लिए, आपका ये कहना है फिर तो सालों से सुरिंदर जी, देखिए सुरिंदर सिंह जी, या तो मेरी बात अनइंटरप्टेड आप सुन लीजिए, अगर आपने मुझे बुलाया तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। अगर आप टोका टाकी करके अपने नैरेटिव को मेरे ऊपर थोपेंगे फिर डिबेट का मजा नहीं आएगा। अगर आपने सवाल पूछा है तो उसको सुनने की हिम्मत रखिए। सुरिंदर सिंह जी, पहली बात तो ये कि मैं कोई नैरेटिव नहीं सेट कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ जायज सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या एक मुख्यमंत्री की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए या नहीं। आप बोले अपनी बात कह लें, आप अपनी बात कह लें, मुझ पर आरोप लगाने से बेहतर यह है आप अपना बचाव कर लें। बोले आप। मैं बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं काउंटर अटैक आपके ऊपर कर रहा हूं, सरकारों के ऊपर कर रहा हूं कि आप ये पूछ रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला उन दिन गिने चुने दिनों में क्या कर रहे थे। आपको पता है सबसे ज्यादा एमएलए और मिनिस्टर हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस मिलिटेंसी की भेंट चढ़े हैं, सबसे ज्यादा वर्कर हमारे मारे गए हैं। उस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इस चीज के लिए तैयार नहीं थी और एकदम से सरकार को गिरा दिया गया। 30 सालों के अंदर गिरा दिया गया सरकार को गिरा दिया गया। ये तो बहुत अजीब सी बात है, ये तो बहुत अजीब सी बात है। अभिजीत जसरोटिया जी, अभिजीत जसरोटिया जी आप बीच में आए, एक मिनट रुकिए। अभिजीत जसरोटिया जी आप बीच में आए। ये कहना है सुरिंदर सिंह बंटी का, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, बाकी लोग भी हैं, बंटी भाई, सुरिंदर भाई, बाकी लोग भी हैं, सुरिंदर भाई बाकी लोग भी हैं। चीख चिल्लाहट हम नहीं करेंगे, मुझे टीआरपी नहीं चाहिए, चीख चिल्लाहट नहीं करेंगे, मैं कोई ड्रामे वाली डिबेट नहीं करना चाहता। अब आपका ये कहना है कि फारूक अब्दुल्ला की सरकार गिरा दी गई। अभिजीत जसरोटिया जी, फारूक अब्दुल्ला की सरकार गिराई गई या फारूक अब्दुल्ला निकल करके लंदन चले गए? जसरोटिया जी। राशिद जी, मैं चाहूंगा कि सभी के सभी 2 मिनट के लिए जरा पूरी बात सुने इत्मीनान से जरा। देखिए रशीद जी, ऐसा है कि इतिहास के कुछ पन्ने हैं जिनको अगर आप बदलना चाहें तो बदल कभी नहीं सकते। सन 1987 सबको भली भांति पता है कि यहाँ पर उस समय इलेक्शन हुई थी और इलेक्शन के समय ये हुआ कि MUF नाम की एक पार्टी जीत रही थी, जिस पार्टी ने उस समय 99% जो मत है उनकी फेवर में किया था। और फारूक साहब जो सत्ता छोड़ने को, कुर्सी छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, उन्होंने उस समय जो सेंटर में बूटा सिंह होम मिनिस्टर और राजीव गांधी की सरकार है उनके साथ मिलकर एक ऐसा षड्यंत्र बुना कि यहाँ पर जीते हुओं को हराया और हराए हुओं को जिताया। उसके बाद यहाँ पर बंदूक दाखिल हो गई और उस बंदूक का सबसे बड़ा खमियाजा जो भुगता गया वो शुरू में सबसे पहले कश्मीरी पंडितों ने भुगता। कश्मीरी पंडितों के साथ जो यहाँ पर हुआ वो इतिहास के अंदर लिखा हुआ है। और फारूक साहब ने उसके बाद क्या किया, जब कश्मीर जल रहा था, कट रहा था, अब आप इत्मीनान से सुन रहे हैं ना, अब आप इत्मीनान से सुन रहे हैं, मेरी बात फैमिली के साथ जहाज पकड़ा और लंदन पहुंच गए और कश्मीर पीछे जलता रहा। और जब फिर फारूक साहब की सेटिंग कांग्रेस के साथ हो गई तो फिर से आकर यहाँ पर मुख्यमंत्री बन गए। तो इतिहास अभिजीत जी आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, अभिजीत जसरोटिया जी आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और सुरिंदर सिंह बंटी जी, मैं हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, मुझे अपनी डिबेट को कंडक्ट करने दें ताकि बाकियों के लिए भी मैं डिबेट ओपन कर सकूं। बंटी जी, मैं बाकियों के लिए भी डिबेट ओपन कर दूं। नहीं, आप मुझसे शुरू करके मेरी बात कश्मीर में सुरिंदर सिंह जी, ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा तो नहीं होगा ना कि ऐसा तो नहीं होगा इल्जाम लगा करके और दूसरी तरफ डिबेट का रुख। अच्छा ठीक है, आप रुक जाइए आप एक मिनट आईना दिखा देते हैं। बंटी जी आप ही बोल लीजिए, मैं एकदम चुप हूँ, मैं बाकी सब लोग चुप हैं। आप बोले, आप बोलिए, मौका दिया आपको और जब आप रुकेंगे मैं तब बाकियों के पास जाऊंगा, बोलते जाएं आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए। मैंने ये सरकार गिरा दी गई का मतलब ये हुआ कि उस वक्त गवर्नर रूल लगा दिया गया था। जसरोटिया साहब कह रहे हैं सेटिंग हो गई। अरे भाई साहब, उस वक्त VP सिंह प्रधानमंत्री थे और आपकी पार्टी आउटसाइड सपोर्ट कर रही थी, आपकी सरकार आउटसाइड सपोर्ट कर रही थी। अब आप लोगों ने बोल लिया है, अजय उपाध्याय के पास में चलते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय भी है। बंटी भाई 1 मिनट दे दीजिए ना मुझे, बाकियों के लिए भी मैं डिबेट ओपन टू ऑल कर देता हूं, उसके बाद मैं वापस आऊंगा। दैट्स माय कंप्लीट प्रॉमिस सुरिंदर भाई, दैट्स माय कंप्लीट प्रॉमिस। मैं आपके पास में आऊंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप मेरे लिए सम्मानित, मैं आपके पास में आऊंगा, आप आऊंगा। 1 मिनट रुक जाइए अजय उपाध्याय जी। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके साथ मिलकर के सिटिंग कर ली फारूक अब्दुल्ला ने और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जो कुछ भी होता रहा वो होने दिया गया और उसके बाद निकल करके लंदन भाग गए फारूक अब्दुल्ला। 1986 का साल था, सुनिएगा अजय भाई, जब कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाना शुरू किया गया। उस समय सरकार किसकी थी? उस समय सरकार थी गुल मोहम्मद की। इसी दौरान राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला ने इकबाल पार्क में एक जलसा किया और इसी जलसे के बाद, इस तरह का आरोप लगता है, इकबाल पार्क के जलसे के बाद ही घाटी के अंदर माहौल खराब होने लगा था। कितनी सच्चाई है इसमें?
देखिए, सच्चाई तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि किस तरह की सच्चाई व्यक्त करने का प्रयास हो रहा है। सच्चाई तो ये है कि 19 जनवरी 1990 को जब 4 लाख कश्मीरी पंडित वहां से छोड़ करके भागे, आपका कैमरामैन दिखाएगा, और उस समय सरकार किसकी थी? क्या बीपी सिंह की सरकार नहीं थी? ये सच्चाई नहीं है क्या? भाजपा 85 सांसदों के साथ सरकार में समर्थन में नहीं थी? क्या राज्यपाल जगमोहन साहब नहीं थे 90 में, जब सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडितों को वहां से छोड़ना पड़ा? जहां तक बात अभी भाजपा प्रवक्ता ने कही है, मैं पूछना चाहता हूं कि वही फारूक अब्दुल्ला न है जिनके साथ सरकार भी बनाया आपने? वही महबूबा मुफ्ती है ना जिसके साथ सरकार भी आपने बनाया? वही सारे हुर्रियत के नेता है जिनको बुला करके आपने प्रधानमंत्री निवास के अंदर भी बैठ करके आप भाजपा के प्रधानमंत्री जी, वाजपेयी जी से लेकर के और आज तक वो चलता रहा। तो ये सब नौटंकी नाटक बंद कीजिए। ईमानदारी से ये बताइए कि आपके राज में 14 साल आपका सरकार रहा है, कितने कश्मीरी पंडित वहां पे? अभिजीत जसरोटिया जी, अब यहाँ पर कांग्रेस के नेता आपके ऊपर आरोप ये लगा रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जितने भी नाम आप लेते हैं, आपने उनके साथ में सरकारें चलाई हैं, आपने हुर्रियत नेताओं को दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास में बुला करके आपने मीटिंग की है। आज आपको लगता है कि सहूलियत के हिसाब से ये नाम जबान पर आने ठीक नहीं है, तो आपकी सियासत का जो चेहरा है ये बदल गया। ये अजय उपाध्याय का कहना है, अब आप बोलें। देखिए, कांग्रेस अपनी जो करनी है उससे मुकर नहीं सकती। जो कुछ इन्होंने किया है वो भली भांति पता है। हम सबसे पहली बात ये करते हैं कि सन 1987 के पहले का कश्मीर के जितने पुलिस स्टेशन है उसका आप एक डाटा निकालिए। आपको कहीं पर कोई ऐसी घटना नजर नहीं आएगी, ना कभी कोई पत्थर चला, और चाकू निकलना भी एक बहुत बड़ी घटना होती। लेकिन 87 के बाद अचानक से ऐसे क्या हुआ? सरकार तो कांग्रेस की थी सेंटर में, इन्होंने ऐसा क्या किया? जब इन्होंने जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का गला दबाया, जब इन्होंने जीते हुए को हराया, वहीं से सब कुछ शुरू हुआ। और फारूक साहब की बात करते हैं, फारूक साहब तो शुरू से इनके साथ रहे, हर एक जगह पर इनके साथ रहे। इन्होंने कितनी सरकारें बनाई हैं, उसके बाद भी 10 साल तक जब यूपीए की सरकार रही है तो यहाँ पर तो फारूक साहब इनकी सरकार बनी, उनको याद नहीं आई। अब सुन लीजिए, मैं आपकी आपसे चली नहीं जी, मैं बोल रहा था, सुन लीजिए ना, मैं बोल रहा था, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, थोड़ी सभ्यता मैं समझ सकता हूँ आप क्यों तिल मिला रहे हैं। आज मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, आप तीनों ही रुक जाएं। अगर एक एक करके अपनी बात कहेंगे तो किसी का भी सेंटेंस ओवरलैप नहीं होगा और दर्शक समझ पाएंगे। और टीम पीसीआर साथ में विजुअल्स भी चलते रहने चाहिए, जो कश्मीरी पंडितों की तस्वीरें हैं वो भी चलती रहनी चाहिए टीम पीसीआर ग्राफिक्स के अलावा। और साथ ही फारूक अब्दुल्ला की जितनी भी तस्वीरें हैं ये भी स्क्रीन पर मुझे नजर आनी चाहिए। अब मैं चलता हूं, कश्मीरी पंडित हैं अमित रैना मेरे साथ में। अमित रैना जी, फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि साजिश की जांच के लिए कमीशन बिठाइए, तब पता चलेगा षड्यंत्र में कौन शामिल था। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं मैं कश्मीरी पंडितों के पलायन का जिम्मेदार नहीं। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं करीब 800 कश्मीरी पंडितों के खानदान अभी भी कश्मीर में शांति से रह रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में प्रोपोगेंडा और एजेंडा चलाया जा रहा है अपनी सियासत के लिए। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं रैना जी? देखिए, 14 मई 2008 को ओमर अब्दुल्ला, जो उनके पुत्र हैं और बाद में सीएम बने दो जम्मू कश्मीर के, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, एक ब्लॉग लिखा, और उस ब्लॉग का हेडिंग था मुस्लिम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कश्मीरी पंडित एक्सोडस। ये ओमर अब्दुल्ला लिखते हैं ब्लॉग में, मैं आपको डेट भी बता रहा हूँ, गूगल कर लीजिए, ओमर अब्दुल्ला ब्लेम्स मुस्लिम फॉर पंडित एक्सोडस करके आप कर लीजिए, आपको ये मिल जाएगा। उसमें लिखते हैं वो कि हर मस्जिद से, हर घर से हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। हम चुपचाप मूक दर्शक बनके देखते रहे, या तो सहमति में कि पंडितों के साथ जो हो रहा है या ठीक है, या डर में, मगर हम मूक सहमति हमने बनाई रखी। हम आज कुछ भी कह लें कि हम अपनी जान दे देंगे, हम ये कर लेंगे कश्मीरी पंडितों के लिए, मगर जब जान देने का समय था तब किसी ने मस्जिद में जाकर माइक तक नहीं छीना किसी मौलवी का, कहा कि कश्मीरी पंडितों को इसमें यहाँ रहने का उतना ही हक है जितना और आपको और मुझको और कश्मीरी पंडितों को। ये उनका उमर अब्दुल्ला का लिखा हुआ ब्लॉग है। अब आ जाते इतिहास के पन्नों पर, जो पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को सूट करने के लिए कर लेती हैं। 1986 में अनंतनाग में दंगे होते हैं, मेजर दंगे होते हैं, कश्मीरी हिंदू घरों को जलाया जाता है, कश्मीरी पंडितों के मंदिरों को, आस्था स्थलों को जलाया जाता है, तोड़ा जाता है, कश्मीरी हिंदुओं को मारा जाता है। 1986 ये भी इतिहास में दर्ज है। किसने कराया दंगा? ये दंगा कराया मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, जो उसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। अच्छा, ये कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट में, ये कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट में भी मेंशन है।
बस अमित जी बस अमित जी मुझे बस एक मिनट का टाइम देंगे। अमित जी 1 मिनट का टाइम देंगे, क्योंकि आपने आप जो बात कर रहे हैं ना, मैं अजय जी के बाद में चलता हूँ। अमित जी मैं 30 सेकंड का फ्लो, मेरा फ्लो खराब होता है, उसके बाद आप कर लीजिए। ठीक है, अपनी बात पूरी कर लें। ठीक है, अपनी बात पूरी कर लें, अपनी बात पूरी कर लें। मैं झूठ बोल रहा हूँ अजय उपाध्याय जी, मैं पब्लिकली माफी मांगूंगा, और नहीं तो आप पब्लिकली माफी मांगेंगे। ये मैं आपको चैलेंज कर देता हूँ, रिपोर्ट भी आपके घर भेजूंगा कांग्रेस की, ये आपको रिपोर्ट भी भेजूंगा कांग्रेस की आपके घर। दिखाइए, हम विक्टिम में मुझे ना बताइए। अब रुक जाइए, वकार को लेकर के आते हैं, वकार को लेकर के आते हैं। कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, वकार को लेकर के आते हैं। वकार कश्मीर का माहौल असल में 80 और 90 के दशक में खराब किसने किया? कश्मीरी पंडितों के लिहाज से कश्मीर का माहौल खराब किसने किया? वकार बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। वकार बोलें, ये डिबेट सिर्फ किसी एक गेस्ट की नहीं है। वकार बोलें आप, वकार प्लीज बोलिए आप। जी सबसे पहली बात यह है कि हम राजनीति करते हैं खून के ऊपर। यहाँ ठीक कह रहे हैं कि अमित भाई कह रहे हैं कि हम विक्टिम है, बिल्कुल विक्टिम है। ये विक्टिम ये भी है, विक्टिम आम मुसलमान भी है, विक्टिम यहाँ सिख भी है, विक्टिम हर एक वो आम गरीब इंसान है जिसके साथ आज दिन तक इनजस्टिस हुआ, जिसकी खून के ऊपर पॉलिटिक्स हुई और राजनीति हुई। और उसमें मैं एक पार्टी को दोष नहीं दूंगा, भाजपा भी उतनी ही जिम्मेवार है जितनी कांग्रेस है, और पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सारे सब के सब बिजनेस करते हैं, तजारत करते हैं कश्मीरियों के खून के साथ, कश्मीरियों के इमोशन के साथ हमेशा इन लोगों ने राजनीति की है। और आज नहीं, आप देखिए 1947 से आज दिन तक हमेशा कश्मीरियों का इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ नहीं, दिल्ली भी हुआ, इस्लामाबाद भी हुआ। ठीक है। और कश्मीरियों को हमेशा क्या मिला? गोली, ठीक है, पैलेट्स गन, पीएसए, यूएपीए, आपसा जैसे काले कानून, कश्मीरी पंडितों को भगाना, यहाँ से वहां से उनको निकाल देना। सुरेंद्र सिंह बंटी जी, आप लोग कश्मीरी जो कश्मीरी होते हैं उनके खून के साथ भी आप लोग सियासत करते हैं, आप लोग सियासत का पपेट बना करके रखते हैं जो कश्मीरी होते हैं। कश्मीरी एक्टिविस्ट वकार का इस तरह का आरोप है, हालांकि वो हर एक पार्टी के लिए बात बोल रहे हैं। एक और बात है, एसपी वैद्य कहते हैं, जो फॉर्मर डीजीपी हैं, सुरेंद्र भाई सुनिएगा, एसपी वैद्य कहते हैं कि हमने तो आतंकी जम्मू कश्मीर में पकड़ लिए थे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने आतंकी छोड़ा दिए, जिसके बारे में केंद्र में बैठी हुई सरकार और स्वर्गीय राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे तो उन्हें भी पता था। एसपी वैद्य उन आतंकियों के नाम भी बताते हैं। एसपी वैद्य कहते हैं मोहम्मद अफजल शेख छुड़ा दिया गया, रफीक अहमद अहंगर छुड़ा दिया गया, मोहम्मद अयूब नजर छोड़ दिया गया, फारूक अहमद गनी, गुलाम मोहम्मद गुजरी, फारूक अहमद मलिक, नजीर अहमद शेख, गुलाम मोहिउद्दीन तेली, इन सभी को छोड़ दिया गया। ऐसे आरोप भी आप पे रखते हैं सुरेंद्र भाई, जवाब दें। देखिए वो किस प्रसंग में उनके वक्तव्य आया है, वो छुड़ा दिया, क्या स्टेट गवर्नमेंट बतौर मुख्यमंत्री, क्या स्टेट ने वो केसेस विड्रॉ किए या वो बेल आउट हुई? छुड़ा देने का मतलब पहले उनका तात्पर्य क्या है, ये पहले थोड़ा क्लियर कीजिएगा। मसरत आलम को भी हम ही ने पकड़ा था, उसको किसने छुड़वाया? जो स्टोन पेनल्टी को हेड करता था। इस पर भी जरा रोशनी डालिए, वैद साहब को बोलिए कि मसरत आलम को किसने छुड़वाया था, जरा इस पर भी रोशनी डालिए। मसरत आलम को तो अदालतें तो बाइज्जतबरी कर रही हैं, अदालतें तो रोज बेल दे देती हैं, सरकारें रोज उसको अंदर कर देती हैं। यहाँ अदालतों पर नहीं चलती, यहाँ एजेंसी और पुलिस की चलती है। सीएम बैठा वो चलता है। आप जस्टिफाई कर रहे हैं स्टोन पेंटर को, आप जस्टिफाई कर रहे हैं स्टोन पेंटर को, मसरत आलम को। नहीं, आपको जस्टिफाई करूं? मैं अदालतों के साथ हूं, मैं अदालतों में बैठे हुए जज के साथ हूं, जो जज कानून के साथ फैसला करता है। आपने कितने वकार और सुरेंद्र जी रुक जाए, वकार और सुरेंद्र जी आप रुक जाए। अभिजीत जसरोटिया जी एक और बात फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि दिल और दिल्ली की दूरी कम करनी पड़ेगी, विश्वास की जो खाई है उसे पाटना पड़ेगा, और विश्वास की खाई पाटने के लिए फौज का इस्तेमाल ना करें, यह बेहतर होगा। ये फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। दिल और दिल्ली की दूरी कम कैसे होगी? मैं देखिए एक चीज आप समझिए, अभिजीत जी बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ अभिजीत जी बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, ये डिबेट चल रही है। हाँ, अभिजीत जी बोलेंगे। देखिए ऐसा है कि एक चीज को हम जरा समझे, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जहां पर लोगों को सच और पूरे हिंदुस्तान को सच जानना बहुत जरूरी है, और मैं वो सच आप सबके सामने बताना चाहता हूँ। एक चीज सुनिए, जो ये बार बार एक चीज कही जा रही है कि जगमोहन जी ने कह दिया कि आप यहां से चले जाएं। देखें, मैं एक बात बताऊं कि उस समय का सारा रिकॉर्ड निकालिए। अगर जगमोहन जी ने किसी को कहा, अगर बोला उन्होंने कि मान लेते हैं बोला कि चले जी आप यहाँ से चले जाएं, तो कहीं ना रोका क्यों नहीं? ना बीच में क्यों मैं ये पूछता हूँ, सुन लीजिए ना, दिल में जोर होगा आपके अंदर, कश्मीरी पंडित बच के बंटी साहब,
कितनी बड़ा झूठ उनके साथ है। सुन लीजिए ना, किस तरह से मैं डिबेट नहीं करता हूं, मैं डिबेट करता हूं। जानते हैं आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है ना, जब एक दूसरे की आवाज को ओवरलैप करने की कोशिश की जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने गुनाह को छिपाने के लिए आवाज तेज की जा रही है। लेकिन याद रखिएगा कि अपनी गलतियों को छिपाने के लिए अगर आवाज को आप तेज करने की कोशिश करते हैं और अगर शाब्दिक उग्रवाद फैला करके दूसरे की बात काटने की कोशिश करते हैं तो आज की जनता जो है बहुत ही समझदार है, अपने विवेक का इस्तेमाल करती है और आपकी बातों को खारिज कर देगी। अगर मैं कह रहा हूं अभिजीत जी बोलेंगे तो सिर्फ अभिजीत जी ही बोलेंगे, सिर्फ वही बोलेंगे, ओवरलैप कोई नहीं करेगा, शाब्दिक उग्रवादी कोई नहीं बनेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभिजीत जी बोलें। ये भी इंश्योर कीजिए, वो दूसरे जब बोलते हैं तो अभिजीत काटेंगे नहीं उसको। मैं तो बोलता ही नहीं किसी के बीच में, मुझे ऐसी असभ्य हरकतें। अभिजीत जी आप बोलते हैं, बाकी सारी आवाजें डाउन है, बाकी किसी की आवाज नहीं जा रही है। देखिए, इनको ये पता होना चाहिए, जिसका भी इतना बड़ा ये आप अपना सारा किया हुआ काला कारनामा जगमोहन जी के सिर पे डालते हैं, इनसे पूछिए किसी एक भी पुलिस की गाड़ी का, किसी एक भी गवर्नमेंट की गाड़ी का नंबर दीजिए जिसमें कश्मीरी पंडित बैठकर आए थे। अरे ये सबसे बड़ा सरासर सरसरे से झूठ इन्होंने बोला है और जगमोहन जी के खिलाफ एक षड्यंत्र बुना है। कश्मीरी पंडित इतने खौफजदा हो चुके थे क्योंकि यहाँ मस्जिदों से ऐलान किए जा रहे थे कि कश्मीरी पंडितों भाग जाओ और अपनी बहू बेटी यहाँ छोड़कर चले जाओ। और ये जो आज सो कॉल एक्टिविस्ट बने यहाँ पर घूम रहे हैं, ये वही लोग थे उस समय जो उन मस्जिदों में खड़े थे, उन लोगों के साथ खड़े थे। और आज भी ये वही उग्रवाद यही फैला रहे हैं, क्योंकि आज भी ये कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों के साथ देकर और ऐसी बातें करने के लिए कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार हुआ उसके लिए इनडायरेक्टली ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अजय जी, तो ये जो अपने ओके ठीक है, अजय जी आपकी बात पूरी हो गई। अजय उपाध्याय बहुत देर से डिबेट पे नहीं आए हैं, कांग्रेस के नेता अजय उपाध्याय अब आएंगे। अजय जी अब आपसे मेरा सवाल है, कहते हैं कि 1980s में यह कहा गया कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने हिंसा को उकसाया था। क्या सच है क्या गलत था मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जाता है गुलाम मोहम्मद शाह की जगह सीएम बनना चाहते थे और यह बात प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी को पता थी और यही एक वजह है कि देश के पीएम राजीव गांधी थे। उन्होंने बाद में मुफ्ती मोहम्मद सईद को राज्यसभा की सीट दे दी और यहां तक कि केंद्रीय मंत्री भी बना दिया। क्यों नहीं यह माना जाए कि जिन्होंने उकसाया, जिन्होंने भीड़ को उकसाया, कश्मीरी पंडितों के खिलाफ षड्यंत्र किया, उन्हें आप लोग प्रमोट और प्रोजेक्ट करने का काम कर रहे थे और इतिहास आप लोगों को भी माफ नहीं करेगा। अजय भाई, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब तो मुझे लगता है कि भारत के गृह मंत्री बने थे और जब भाजपा समर्थन कर रही थी वीपी सिंह की सरकार को, ये कौन नहीं जानता। और उग्रवादियों को छोड़ने की बात अभी भाजपा प्रवक्ता कर रहे थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद से लेकर के आपको पता ना, आप ही की कांग्रेस की देन थे। अजय जी आप बोलते रहे किसी की आवाज नहीं जा रही है। अजय जी आप बोलते रहे किसी की आवाज नहीं जा रही है। अजय जी सिर्फ आपकी आवाज जा रही है, आप बोलते रहे। मैं कहता हूं कि जो मुफ्ती मोहम्मद सईद के बारे में आप इतनी चर्चा कर रहे हैं, राजीव गांधी जी ने यदि प्रमोट किया तो गृह मंत्री किसने बनाया उन्हें भारत का? और सबने देखा है कि किस तरह ये महबूबा के लिए उन्होंने उग्रवादियों तक को छोड़ने का काम नहीं, नाम कहीं है ना, नाम कहीं है ना जो शक के दायरे में आते हैं। नाम तो सैफुद्दीन सोज का भी आता है, नाम तो सैफुद्दीन सोज का भी आता है। अल सफा न्यूज़पेपर चलता था ना, अल सफा न्यूज़पेपर। रैना जी आपके पास में मैं आ रहा हूँ हेडलाइंस के बाद, आपके पास में आता हूँ हेडलाइंस के बाद और उसके बाद आपसे ये पूछूंगा अल सफा न्यूज़पेपर के बारे में, जिसके बारे में ये कहा जाता है पहली बार इस न्यूज़पेपर में ये छपा कि कश्मीरी पंडित घाटी को छोड़ दें क्योंकि उनकी जान को खतरा है। अल सफा न्यूज़पेपर कौन चलाता था? अल सफा न्यूज़पेपर के पीछे चेहरा कौन था? सैफुद्दीन सोज थे। हालांकि सैफुद्दीन सोज उस जमाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुआ करते थे और कहते ही हैं उन्हीं के एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को खतरा बाद में पैदा हो गया था। इसके पीछे का षड्यंत्र क्या रहा है इस पर भी आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल हेडलाइंस ले लेते हैं। 700 साल से कश्मीर में मुसलमान और कश्मीरी पंडित मिलकर के रहे, लेकिन 1989 से लेकर के 90 तक ऐसा क्या हो गया कि माहौल इतना ज्यादा खराब हो गया। फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं अगर मैं गुनहगार था तो मुझे फांसी पर लटका दीजिए, लेकिन उससे पहले कमीशन बनना चाहिए। लेकिन पलायन पर जो नौकरशाह हैं उस जमाने के फारूक रेंजू शाह कहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला चाहते तो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार रुक सकता था। मैं रैना जी के पास में चलता हूं। अमित रैना जी, एक और बात कही जाती है कि 70 ट्रेंड आतंकी लाकर के कश्मीर में छोड़ दिए गए थे। क्या वाकई में ऐसा था? आपने तो वो जमाना देखा है। क्या 70 ट्रेंड आतंकी अगर छोड़ा गया, किसने छोड़ा था? ये देखिए, मैं कौन होता हूं कहने वाला। प्रदेश के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एसपी वैद का ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि जुलाई 1989 से दिसंबर 1989 तक 70 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ा गया।
और वही आतंकवादी बाद में जाकर वेरियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड बन गए। ये एक फॉर्मर डीजीपी का स्टेटमेंट है। मैं तो एक आम आदमी था और बच्चा था उस समय, मेरी बात आप ना माने। मैं आपसे फिर विनती करूंगा, आप मुझे 1 मिनट का समय देंगे, क्योंकि हर कोई कश्मीर का उस समय का दृश्य अपने राजनीतिक एंगल के हिसाब से सुना रहा है। 89 में जब 70 आतंकवादी छोड़े गए, उसके बाद 13 सितंबर 1989 के बाद लगातार हिंदुओं को मारा गया, हिंदू नेताओं को मारा गया, हिंदू औरतों के साथ बदसलूकी गई, जिंदा आरी पे काटा गया। एक बड़ा ही क्लियर मैसेज भेजा गया कम्युनिटी को कि आप यहाँ पे वेलकम नहीं है, और वो इसलिए भेजा गया कि आप एक उस समुदाय से आते हैं जो शायद मुसलमान नहीं है। और आपको मैं प्रोसिक्यूशन की डिटेल बताता हूँ। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले आज दुहाई दे रहे हैं कश्मीरी पंडितों की, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने एक बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है आतिशे चिनार। आतिशे चिनार में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला लिखते हैं कि कश्मीरी पंडित कश्मीर के 5th कॉलमनिस्ट है। 5th कॉलमनिस्ट वो होता है जो देश के खिलाफ होता है। तो कहते हैं कि कश्मीर को अगर अलग देश बनना है, कश्मीर को अगर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कश्मीर बनना है, तो उसके बीच में जो सबसे बड़ी बाधा है वो कश्मीरी पंडित हैं, तो आपको उनसे निपटना पड़ेगा। ये आतिशे चिनार में शेख अब्दुल्ला अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं। उसके बाद 89 तक आते आते 70 आतंकवादी छोड़ दिए जाते हैं, और कश्मीरी पंडितों के घर के बाहर पोस्टर लगा दिए जाते हैं कि आपको छोड़ना है, आप जाइए और अपनी बहू बेटियों को छोड़ दीजिए। मस्जिदों से आलियान आना शुरू हो जाते हैं। अब आते 19 जनवरी तक आते आते माहौल इतना बिगड़ चुका था कि कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हो चुका था। 19 जनवरी के बाद वो पलायन की स्पीड बढ़ गई, पलायन होना शुरू हो चुका था 19 जनवरी से पहले। और 19 जनवरी को जगमोहन गवर्नर नहीं थे। 19 जनवरी को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस की सरकार के साथ सरकार चला रहे थे, और वो इस्तीफा देते 19 जनवरी को। झूठ बोल रहे हैं आप। 19 जनवरी 1990 से 26 मई 1990 तक जगमोहन ही राज्यपाल। अरे क्या बात सुनिए, क्या बात कर रहे हैं? भाजपा को डिफेंड करने के लिए है। अरे षड्यंत्र करना बंद कीजिए, ये षड्यंत्र आप लोग कर रहे हैं। भाजपा को डिफेंड करने के लिए मैं बैठा हूँ, अन्य किसी की जरूरत नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। क्यों एक घर नहीं गया? क्यों नहीं एक घर गया? भाजपा की 8 साल से सरकार है देश में। राजीव गांधी ने पार्लियामेंट को रोका था, घेराव किया था, अब रुक जाइए। ओके ठीक है। सुरेंद्र सिंह बंटी, ओके ठीक है, आप दोनों रुक जाएं। अमित जी आप भी रुक जाएं, अजय जी आप भी रुक जाएं। अमित जी, अजय जी अभी रुक जाएं। जज्बात को काबू में करके रखें, आप लोग अपने गुस्से को कंट्रोल में करके रखेंगे ज्यादा अच्छा होगा। लंबी सांसें ले लें आप दोनों ही एक बार लंबी सांसें ले लें। आपके पास दोबारा से आता हूं, क्योंकि वक्त आ गया है कि मैं सुरेंद्र सिंह बंटी के पास में जाऊं। सुरेंद्र जी, फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि मुझे रोना आता है, बाकी सभी की आवाजें बंद है, आप लोग चिल्लाते रहेंगे, चीखते रहेंगे, आवाज किसी की नहीं जा रही है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं मुझे रोना आ गया। मेरा एक सवाल है कि आतंकियों ने जब टिकलाल टपलू को मारा तब फारूक अब्दुल्ला क्यों नहीं रोए? आतंकियों ने जब मकबूल भट्ट को फांसी की सजा देने वाले जो जज हैं इन्हें मारा तब फारूक अब्दुल्ला क्यों नहीं रोए? फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री रहते हुए क्यों नहीं रोए? फारूक अब्दुल्ला 18 जनवरी 1990 तक क्यों नहीं रोए? फारूक अब्दुल्ला का रोना आज इतने सालों के बाद, लगभग 32 सालों के बाद ही आंसू क्यों आए? ये आंसू रुके कहां पर थे? देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि टिक्कालाल, देखिए जब मिलिटेंसी, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, मैं उम्मीद करता हूं आप मुझे 1 मिनट कम से कम बात पूरी करने का मौका देंगे प्लीज। जब मिलिटेंसी एकदम से मिलिटेंसी बढ़ गई तो मैंने आपको बताया कि सुरक्षा एजेंसियां और हमारी पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस इसके लिए तैयार नहीं थे। एक अफरा तफरी का आलम जो था जम्मू कश्मीर के अंदर सडनली जो है वो शुरू हो गया। अल सफा अखबार की आपने बात की, 22 कश्मीरी पंडितों ने अल सफा अखबार को एक चिट्ठी लिखी है, जो आपको बता रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। उस चिट्ठी में उन्होंने क्लियरली लिखा है कि हमें कश्मीरी मुसलमानों से लिखा है। कौन से अल सफा अखबार को नहीं लिखा था, ग्रेटर कश्मीर को लिखा था। अपनी कहानियां लिखना बंद करिए। कौन सा एक एड्रेस दे दीजिए, एक का फोन नंबर दे दीजिए, खुद ही चिट्ठी लिखवा लेते, खुद ही चिट्ठी लिखवा लेते, और लिखवा लेते। एक का एड्रेस दे दीजिए, एक एड्रेस दे दीजिए। 16 लोगों में से एक एड्रेस मांग रहा हूँ, एक का फोन नंबर मांग रहा हूँ, एक का फोन नंबर। इतिहास में जो गलतियां हुई हैं, वर्तमान में उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं, और भविष्य को संजो करके जो जमीन की जो जन्नत है कश्मीर, उसे ठीक करने की भी तो बात कर लें। अभिजीत जी,
1986 से लेकर के 89 तक क्या हुआ, 1989 के बाद में पलायन कितना तेज हो गया, इसको लेकर के न जाने कितनी डिबेट मैं कर चुका हूं और आप भी न जाने कितनी डिबेट में शिरकत कर चुके होंगे। वो वक्त कब आएगा जब कश्मीरी पंडित घाटी वापस जाएंगे? वो वक्त कब आएगा जब कश्मीरी पंडित और मुसलमान घाटी में एक साथ फिर से जन्नत बना करके रहेंगे? वो वक्त कब आएगा जब कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिलेगा? अभी तक तो ठीक है, अभी सियासत की बहुत बात हो जाती है, डिबेट की बात हो जाती है, लेकिन घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी कब होगी? राशिद भाई, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा और मैं जरूर चाहूंगा कि हर एक इंसान का जवाब जरूर सुने। देखिए रशीद भाई, जब ये 1987 में ये उपद्रव जब शुरू हुआ था, कत्ल गारत का सिलसिला शुरू हुआ, तो वो 1% लोग थे, 1.5%, 2% लोग थे जिन्होंने हथियार उठाया और ये कत्ल गारत की, और बाकी के 99% जो उनको वहां बैठ के चुप करके देखते रहे, वो भी उतने बड़े कसूरवार थे। अब आप पूछते हैं कश्मीरी पंडित वापस कब आएंगे? कश्मीरी पंडित वापस तब आएंगे जब वो बाकी के 99% अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लें कि हम अपने कश्मीरी पंडित भाइयों को वापस लेकर आएंगे। जब वो उनको ये विश्वास दिलाएंगे, बाकी 99%, वकार बाकी 99% के दिल दिमाग में क्या है? वकार बताएंगे, वकार बताएंगे। वकार तो खुद उन 1% में से है, वकार तो खुद उन 1% में से जिन्होंने कश्मीरी पंडितों का कत्ल गारत की थी। ये तो क्या लाएंगे? वकार आप उनमें से हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा है, आप उनमें से हैं। बीजेपी के नेता का कहना है। सुनिए बिल्कुल, जिनको मुझे 10 लाख लोग फॉलो करते हैं फेसबुक पे, कश्मीरी ही करते हैं। मेरे साथ है, पहले सुन लीजिए मेरे साथ, सुन लीजिए ना मेरे भाई, मेरे सुन लीजिए मेरे भाई। वकार सिर्फ आपकी आवाज जा रही है, किसी की आवाज नहीं जा रही, सिर्फ वकार की आवाज जा रही है। मैं इन सबसे ये बात कहना चाहता हूँ, सौदागर हैं, एक बात पूछिए, एक बार कश्मीरी माओ बहनों की बात करें जो मुसलमान माँ बहन बच्चियों के रेप हुए, छोटे बच्चियों की आंखों की रोशनी छीनी, हजारों मुसलमानों के कत्लेआम के जो जिम्मेवार हैं, जो खून रेजी करने वाले लोग हैं, आज वो खामोश है। किसी भी मुसलमान की बात करते हुए इनकी जबान से एक लफ्ज नहीं निकलेगा, क्योंकि जब मुसलमान मरे कश्मीर की बात हिंदुस्तान के चश्मे से कीजिए ना। वकार, कश्मीर की बात मुसलमान के चश्मे से क्यों? अरे हिंदुस्तान के चश्मे से कीजिए ना। मैं भी तो मुसलमान हूँ, राशिद हाशमी। वकार, मैं राशिद हाशमी, मैं कश्मीर को हिंदुस्तान के चश्मे से देखता हूँ। की बात हो रही है ना, मुसलमानों की बात कौन करता है? मुझे ये एक बात बता दो आप, किसी ने मुसलमान की बात की है? मुसलमान की जिनोसाइड की बात की है? यूपी से लेके असम से लेके गुजरात, कहाँ चले बात होती है? अब एजेंडा चलाने लगे, अब एजेंडा चलाने लगे। अब आपका इस्लाम खतरे में हो गया। वकार, अब आपका इस्लाम खतरे में हो गया। नहीं, आप डाइवर्ट हो रहे हैं। अब आपका इस्लाम खतरे में हो गया है, अब आपका इस्लाम खतरे में हो गया। खतरे में नहीं है इस्लाम, कभी कहाँ से दिल जोड़ने की बात की जाए? आप ही लोग हैं ना जो कहते हैं कि दिल और दिल्ली की दूरी कम की जाए, आप ही लोग हैं ना ये बात कहते हैं। की वजह से इस्लाम खतरे। आप जबान पर मुसलमान रखें लेकिन दिल में हिंदुस्तान रखेंगे ना। वकार, जबान पर मुसलमान रखें लेकिन अगर दिल में हिंदुस्तान रखेंगे, बड़े खुश रहेंगे। सुनिए मेरी बात, अगर आप तो आप मत देखिए 370 की वापसी नहीं होगी। तो आप मत देखिए निजाम मुस्तफा की बात करने वाला आज की तारीख में कोई नहीं रहेगा। तो आप मत देखिए ना 370 वापस आएगा, ना पत्थरबाजी आएगी, स्टोन पेल्टिंग होगी नहीं। अब एक हाथ में लैपटॉप होगा, एक हाथ में कुरान होगी, और यही आप लोगों को नागवार गुजरता है, क्योंकि आप लोगों को ये रहता है हम लेके रहेंगे आजादी, जैसे नारे कैसे लगेंगे। आप लोगों को ये लगता है, आप लोगों को ये लगता है कि बरगलाएंगे कैसे, आप लोगों को ये लगता है कि स्टोन पेट्रोल्स तैयार करेंगे कैसे। क्यों? अमित रैना जी, अमित रैना जी आइए बीच में। हमने कभी मतलब जिसके साथ भी अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए, मगर उसका मतलब नहीं है कि कंपैरिजन खून लाशों की हो जाए, खून की हो जाए। 1% और 99% बोला नहीं ना आपके बीच, 99% मुसलमान मारा गया, उसकी बात करते हैं जबान फट जाती है आपकी, और 1% के ऊपर आप बात करते हैं, यही दुख लगता है। बात 1-आधे% की है ही नहीं, ये सोच आप ही एक बार सोच करके देखिए। वो लोग जो डिबेट में से चीख चिल्लाहट मचाते हैं वो जिंदगी की बात नहीं करते। एक बार सोच करके आप देखिएगा, जो दूसरों की बातों को काटने में लगे रहते हैं ना। वकार, दूसरों की बातों को काटिए नहीं, एक अच्छे लिसनर बनिए ना। सर मैं कब से खामोश, हिंदी भाषा में बोलते हैं श्रोता, हमेशा बात की है, एक अच्छे लिसनर बनिए। कश्मीरी पंडित मरे तो उसका भी दुख, लेकिन मुसलमान मरने के ऊपर दुख क्यों नहीं है? मुसलमान की बच्ची के साथ रेप करते हुए दुख क्यों नहीं है? मुसलमान की बच्चियों को आंखों की रोशनी छीनने पर दुख क्यों नहीं है? हाफिज सईद को फांसी दो,
बोलिए कौन ऑफिसर पाकिस्तान में जाइए यार, मेरा थोड़ा ऑफिस आतंकवादी पाकिस्तान का पंजाबी है, उससे बात कीजिए ना, मुझे क्यों बात कर रहा आप ही के थे ना, मुझसे ऑफिसर की बात क्यों करते हो? खुदा दोस्त बोलते हो, ठीक है। उन खुदा दोस्तों की सुरिंदर सिंह बंटी, निंदा करो ठीक है। ना। सुरिंदर सिंह सलाउद्दीन की बंटी, निंदा जबान करो से ना। माहौल क्यों खराब किया जाता है? सुरिंदर सिंह बंटी, जबान से माहौल क्यों खराब किया जाता है? फारूक अब्दुल्ला कहते हैं अगर जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री ईमानदारी से आता है तो माना जाएगा, लेकिन अगर बेईमानी से आएगा तो उसे कबूल नहीं किया जाएगा। मतलब क्या है? कौन सी बेईमानी हो रही है? क्यों आना चाहिए? अब तो जाकर के जम्मू कश्मीर में सब ईमानदारी से हो रहा है। अब तो जाकर के जम्मू कश्मीर से दुकानें उखड़ फेंकी हैं। अब तो जाकर के जम्मू कश्मीर से गुप्कार गैंग को अलग थलग किया गया है। अब तो जाकर के जम्मू कश्मीर से हुर्रियत वाले जो हैं उन्हें अलग थलग किया गया है। अब तो जाकर के साउथ कश्मीर में अमन की बात होने लगी है। तो कहां से बेईमानी की बात आ गई? मारा गया सर, कल एक और पुलिस वाले को मारा गया सर, रोज के 1-2 लोगों को मारा जा रहा है। जवाब दे दूं आपको? आपने गुप्कार अलायंस को गुप्कार गैंग कहा, इससे पता चलता है कि आपकी अपनी मानसिकता क्या है और आपके पीछे मेरी मानसिकता छोड़िए, अपनी मानसिकता की बात कीजिए। जहां कहते हैं हिंदू मुख्यमंत्री अगर बेईमानी से आएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप बायस रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप छोड़ दीजिए ना। अरे मुझे सर्टिफिकेट देकर के ना बंटी भाई, मुझे सर्टिफिकेट देकर के कुछ नहीं होगा। कश्मीरी पंडितों का दर्द एक बार के लिए जानिए। तो हम बिन बुलाए तो आए नहीं, बुलाया तो सुनिए। और अगर आपको सुनना है, आपको एक न्यूट्रल और एक अनबायस स्टैंड लेना होगा। पहली बात, गुप्कार एक अलायंस है, एक गैंग नहीं है। गैंग ये लोग चला रहे हैं जो गिनी हुई सरकारें गिराते हैं, जो तोड़ फोड़ के सरकारें गिराते हैं, जो लोगों की आर्म ट्विस्टिंग करके एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाते हैं। यहाँ कोई गैंग नहीं चल रहा। आपने कहा फारूक साहब की बात, हिंदू मुख्यमंत्री की बात। हिंदू मुख्यमंत्री का मतलब से उनका ही तात्पर्य यह है कि अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बिल्कुल जिंदा रखते हुए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जिंदा रखते हुए, एक डेमोक्रेटिक तरीके के साथ अगर कोई भी हिंदू आ जाए तो जवाब दें। अभिजीत जी बीच में आइए। कॉन्स्टिट्यूशन को डिबार नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा। अभिजीत जी बहुत जल्दी मुझे वाइंड अप करना है। अभिजीत जी जल्दी बोलें, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहे। फारूक साहब ने बड़ी बढ़िया बात कह दी। अगर कोई डेमोक्रेटिक ढंग से मुख्यमंत्री बनता है, क्योंकि फारूक साहब को भले भांति पता है, आप तो डेमोक्रेसी से सारे मुख्यमंत्री बनते हैं, अनडेमोक्रेटिक ढंग से कभी बनते। बहुत अच्छी बात की आपने अभिजीत भाई, बहुत अच्छी बात की आपने। अभिजीत जसरोटिया जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका धन्यवाद। अजय उपाध्याय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा सुरिंदर सिंह बंटी जी, अमित रैना जी, वकार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच मेरी डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन हाँ, इतना ही अंत में हम कहना चाहेंगे कि फारूक अब्दुल्ला को अगर 32 साल के बाद में रोना आ रहा है तो फिर फारूक अब्दुल्ला ये भी कहें और बताएं कि इतिहास का गुनहगार 1989 और 90 का कौन है, कश्मीरी पंडितों का गुनहगार कौन है। और अगर फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर एसपी वैद्य कोई आरोप लगा रहे हैं तो उन आरोपों में दम भी है, और अगर उन्हें रिबट करना है तो फिर उसके खिलाफ सबूत भी पेश करें। फारूक अब्दुल्ला, एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए।